नमस्कार दोस्तों। वसुंधरा राजे सिंधिया बोली, वफा का वो दौर अलग था। और राहुल गांधी ने बोला, सरकार मुझसे डरती है। और सिर्फ 47 दिनों में मायावती के भतीजे आकाश आनंद मैच्योर हो गए। जी हां, और नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार मॉडल सिर चढ़ कर बोल रहा है और उसको राम का समर्थन भी मिल रहा है। जी हां, कमोबेश कुछ ऐसा ही है। मैं क्यों कहता हूं, शुरुआत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और तमाम सारे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी स्थिति में रही है, वहां पर सिर्फ फुटअव्वल मची हुई है भाजपा के लोगों में। कहीं कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, कहीं नेता लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश में संगीत सोम और संजीव बालियान का ड्रामा देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है तमाम सारी विधानसभाओं क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में यही हाल देख रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी। आज एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं और कोई कहता है कि इन्होंने साइकिल दौड़ा दी, कोई कहता है इन्होंने हाथ का पंजा थाम दिया। तो इस तरह के जब हो रहे हो तो आप समझ सकते हैं। उधर वसुंधरा राजे सिंधिया इसी पर एक बात कहते हैं कि वफा का वो दौर अलग था, बिल्कुल अलग। वो सही कहती, वो किसी तरह अपने बेटे को तो जिता पाई, लेकिन हालत यह है कि राज्य में जिस तरह का माहौल है, रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला रहा है और यह बता रहा है कि भाजपा के आने वाले दिन कोई बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि उनके तानाशाह आज डर में जी रहे हैं। चलिए इसी पर आगे बात करता हूं। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ बात की थी, नीट के छात्रों के साथ बात की थी, और वो तमाम पेपर लीक के मसलों को लेकर के बिल्कुल आक्रामक है। वो युवाओं के भविष्य से होते खिलवाड़ पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं, चाहे कहीं की भी सरकारें। उन्होंने बताया था कि कैसे पेपर लीक का मॉडल मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, उसी मध्य प्रदेश से जिसे कहा जाता था कि वह प्रयोगशाला है भारतीय जनता पार्टी की। तो दो प्रयोगशालाएं कही जाती हैं, एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात। दोनों जगह पेपर लीक के सारे खेल शुरू हुए। तो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, गुजरात गया और गुजरात से यूपी आया और उसके बाद में पूरे देश में फैल गया। और उन पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों के कारण स्थिति यह हुई कि नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर है। और उसने 7 साल पहले एनटीए बनाया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके जरिए उसने कहा था परीक्षाएं होंगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, फुल प्रूफ होगी और न जाने क्या क्या। लेकिन हालात ये हैं, उसके बाद तो झड़ी लग गई है पेपर लीक की। और हालत यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसमें कहा कि पेपर लीक करने वालों को यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और स्थिति है वो तो नहीं हो रहा है। वो एक्ट कहने को है, अभी उस एक्ट के लिए क्या रेगुलेशंस बनने हैं, क्या होना है, वो भी हवा में है। लेकिन पेपर लीक जरूर फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, और वो करने वाले कहां के हैं? सबके कनेक्शन, जितने पेपर आज तक लीक हुए, हर पेपर लीक के कनेक्शन जो सामने आते हैं वो या तो गुजरात के होते हैं या भाजपा के होते हैं। और जब गुजरात और भाजपा के होते हैं, ये वैसे ही है जैसे जितने ठग पकड़े जाते हैं, जिन्होंने तमाम तरह की ठगी करी। आपको याद होगा अभी कश्मीर में पीछे पकड़ा गया था और वो पीएमओ का ऑफिसर बन के मीटिंगें कर रहा था, तमाम जायजा ले रहा था,
एसपीजी टाइप की उसकी जेड प्लस सिक्योरिटी थी और न जाने क्या क्या। मेरे छोटे भाई का बैचमेट ही एक वहां पर डीएम डीसी जिसे कहते हैं, डीएम कहते हैं, वो था। उसने उसकी पकड़ ली कि ये गड़बड़ आदमी है। उसने इसको लेकर के मेल भेज दिया क्योंकि उससे बदतमीजी से बात करी। वो समझ गया कि कोई ऑफिसर इस तरह से बात नहीं करता है जैसे इसने करी। और जब उसने मेल भेजा तो पीएमओ ने जवाब दिया कि ऐसा तो कोई ऑफिसर है ही नहीं। उसने इस बात को लेकर सरकार को कहा और खुलासा हो गया। लेकिन वो डीएम जो डीसी था उसको जरूर बेचारे को पद से हटा दिया गया कि तुमने ये खुलासा क्यों कर दिया। मोदी जी की इससे तो बदनामी हो गई। तो आप समझ सकते हैं ये किस तरह के खेल करते हैं। ये ऐसे ही खेल करते हैं और इसी तरह के तमाम खेल इनके सामने आते जाते हैं। बहरहाल अब एक और ठग पकड़ी गई है और वो कश्मीरा जो है पीएम की एडवाइजर बनके लोगों को ठग रही थी और जिस तरीके से उसने तमाम ठगी करी है उनके खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। उसने 82 लाख रुपए अभी हाल में जिसमें वो पकड़ी गई है लिए थे और उस पे वो गृह मंत्री अमित शाह को अंकल कह के संबोधित कर रही थी, अंकल कह के। आप समझ सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, कनेक्शन सब कहीं ना कहीं है। तो सारे ठगों के, सारे पेपर लीक के और सारे भ्रष्टाचारियों के। अब भ्रष्टाचारियों क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने कल देखा कि जिस तरीके से अटल सेतु बनाने के नाम पर सारा काम हुआ और गुजराती फर्मों को दिया गया और स्थिति क्या हुई कि वहां पर दरारें पड़ गई। अटल सेतु चंद महीने में क्या हालत हो गई। बड़ा प्रचार कराया था, मोदी ने अपनी रील बनाई थी और सब कुछ किया था। ऐसी एक रील उन्होंने अयोध्या में बनाई थी और उसी अयोध्या में जिसका जो पुराना स्टेशन था उसको तोड़ के नए ढंग से बनाया और तमाम प्रचार किए। और स्थिति यह है कि वहां पे जो पूरी बाल बाउंड्री बनी थी वो बाल बाउंड्री ढह गई, पूरी ढह गई, बिल्कुल गिर गई। तो आप समझिए कि यह स्थिति है कि यह बनाते हैं कि चंद महीने भी नहीं चल पाती है, सालों की बात छोड़ दीजिए। आप पुराने स्टेशन पे जाइएगा, पुराने तमाम सारे निर्माण कार्यों को देखिएगा, नेहरू के समय के, इंदिरा के समय के देखिएगा और उस समय के भी दीवारें अभी सुरक्षित होंगी, स्टेशन सुरक्षित होंगे। लेकिन यहां तो इमारतें गिरती हैं, कहीं कुछ गिरता है, कहीं कुछ गिरता है। बिहार में आपने देखा जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार रही है, उस सरकार के दौरान जो कुछ पुल बने और चीजें हुई, उनकी स्थिति है वो 2 साल के अंदर 9 पुल ढह गए, 9 पुल। और ये एक जगह नहीं है, इसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है और इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप सुन करके हैरान हो जाए। और ये सब वो है जिनके उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं और तमाम प्रचार करते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए लगातार कभी एक्सप्रेस वे टूट रहे हैं, ढह रहे हैं, कभी पेपर लीक हो रहे हैं, अपराधी विदेश भाग रहे हैं, रुपया नीचे गिर रहा है, महंगाई तरह वो है, बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी युवक उस पे है, सड़कों पर है और किसान आत्महत्या कर रहा है। जब यह स्थितियां हो तो निश्चित रूप से आता है कि आखिर कौन सा मॉडल बन रहा है। मॉडल की स्थिति देखिए, अटल सेतु का मैं बता ही चुका हूं, 18,000 करोड़ रुपया का बना और क्या हुआ। इसके बाद में 777 करोड़ रुपए का जो है प्रगति मैदान टनल बनी, उसकी स्थिति आपने देखी ली। उसको कह दिया कि अब उसे ढहा करके और फिर करना पड़ेगा। उसमें पूरी बेइज्जती हुई थी G20 के दौरान हमारी। और इसके बाद G20 समिट के दौरान 4100 करोड़ रुपए का वाटर लॉगिंग के लिए वो बना था और वो सब पूरा घोटाला सामने आया। बेंगलोर में मैसूरू हाईवे जो बना था उसमें 8,500 करोड़ का, उसमें किस तरीके से वाटर लीकेज और सारी चीजें आई, लॉगिंग आई और वो सब सामने आ गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आपने देखा जो करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए का बना और उसमें भी इसी तरह की स्थिति है। अररिया ब्रिज का आपने देखा जो 12 करोड़ रुपए का बना था। इसके अलावा बेंगलुरु T2 जो टर्मिनल बना 5,000 करोड़ रुपए का, उसमें किस तरह से जो है फ्लोडिंग हुई और वो सब कुछ सामने आ गया। फिर एम्स दरभंगा के नाम पर
जो 1300 करोड़ रुपए का वो हुआ, वो आज तक कहीं है ही नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं, ये चंद मैंने आपको बताए, आप यदि इन सबको देखेंगे तो इसी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार चलती रही। तो यह एक सत्य है। इसके बाद आता हूं, अभी विधानसभा चुनाव था, बार बार हम यह कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर के एक प्रकार से काम कर रही थी बीएसपी, और उसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में उसे एक विधानसभा सीट मिली, एक विधायक बन पाया, और वो भी भाजपा में। तो यह स्थिति थी, और सब टिकट बांटने में और किस तरीके से हुआ था वो खेल भी सबको पता है। अब जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी तेजी से नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए आकाश आनंद खड़े हुए। उन्हें मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और पार्टी का सब कुछ बना दिया था। और स्थिति यह हुई, आकाश आनंद ने जब भाषण देना शुरू किया तो वो मोदी और भाजपा की सरकार की पोल खोल रहे। इतना देखते ही मायावती हड़बड़ा गई। हड़बड़ा इसलिए गई क्योंकि डायरेक्शन तो कहीं और से आते हैं, निर्देश आते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि वो तो अवतारी हैं, उन्हें कहीं से डायरेक्शन मिलता है, तो मायावती को भी कहीं से डायरेक्शन मिलता है। उन्हें डायरेक्शन आया और डायरेक्शन का नतीजा ये हुआ, उन्होंने घोषित किया कि आकाश आनंद अभी मैच्योर नहीं है और इसलिए उन्हें हटा दिया गया, सभी पदों से हटा दिया। लोग आश्चर्य कर रहे थे आखिर ऐसा क्यों हुआ, और नतीजा यह हुआ उन्होंने जो प्रत्याशी तय किए और जिस तरीके से लड़ाए वो ऐसे लड़ाए कि वो विपक्ष के वोट काटे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीतने में मदद करें। इसका एक उदाहरण, बड़ा उदाहरण फतेहपुर सीकरी सीट है, जहां पर जो फौजी बाबा थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बिल्कुल जिताऊ प्रत्याशी थे, वहां पर जो बसपा का प्रत्याशी था उसने जिस तरीके से काम किया उसका नतीजा यह हुआ, हारा हुआ एक प्रकार से बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो जीत गया। इसी तरीके से तमाम बहुत सारी सीटें हैं, आप चले जाइए अमरोहा सीट देख लीजिए, अमरोहा सीट पर भी यही हुआ, जो बसपा ने जिस तरीके से वोट काटे उसका नतीजा है वो जीत गया। इसी तरीके से और बहुत सारी सीटें हैं, किस किस का बताऊं। लेकिन प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने बता दिया, और ये वही नहीं हुआ, पंजाब में भी हुआ। पंजाब में आनंदपुर साहिब की सीट थी, कांग्रेस जीत रही थी, बीएसपी कैंडिडेट ने जो वोट काटे उसके कारण से वो हार गए। ऐसे ही 3 और सीटें, इसी तरीके से राजस्थान में भी है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी। तो आप इससे खेल को समझ सकते हैं। बहरहाल अब इन सब के बाद में देश की जनता ने बताया कि आप असल में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको तो पूरी तरह खत्म करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट पूरे देश में नहीं है, पूरे देश में लड़ी थी, भाजपा के समर्थन में लड़ी थी। कौन पैसा दे रहा था, कौन मैनेज कर रहा था, क्या हो रहा था, भगवान जाने, क्योंकि वो अवतारी हैं, भगवान ही जानता है। तो यह हुआ। अब इन सब के बाद में तो उन्होंने जो आकाश आनंद को हटा दिया था, जो मोदी और भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, योगी के खिलाफ बोल रहे थे, अब वो 47 दिन बाद फिर से उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिए गए हैं, और फिर से ताजपोशी हो गई। तो यानी 47 दिन में वो मैच्योर हो गए। इतने सालों की उम्र में वो नहीं मैच्योर हुए थे, अब 47 साल की उम्र में 47 दिन में वो मैच्योर हो गए। आप इससे समझ सकते हैं मैच्योरिटी कहां से आती है, ये भी अवतारी पुरुष की तरफ से आती है। तो आप इस खेल को भी समझ। बहरहाल यह एक सत्य है कि किस तरीके से मायावती दलितों के वोट बेचती है, अपना फायदा कमाती है, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, उनके लड़कियों से रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं, और न जाने क्या क्या होता है, तमाम अत्याचार होते हैं, उन पर नहीं बोलती। वो सिर्फ अपनी वोट बैंक अपने लिए बोलती है। तो यह एक सत्य है। आप चाहे देख लीजिए, हाथरस का कांड देख लीजिए, चाहे प्रयागराज वाला केस देख लीजिए, चाहे आप जो है लखीमपुर खीरी वाला केस देख लीजिए, चाहे जितने अब कितने केस गिनाए, मध्य प्रदेश में हो,
राजस्थान में हो, कहीं पे अभी राजस्थान में 3 केस हुए, बताइए कहीं बोली है, कुछ किया है? नहीं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ तो नहीं बोलना है। तो आप समझ लीजिए कभी कदार थोड़ा सा एक ट्वीट कर दिया, बस, इससे ज्यादा कुछ। लड़ने कौन जाता है उन दलितों के लिए? कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। तो इससे आप समझ सकते। बहरहाल अब आता हूं कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। अब वो 56 इंची सीने वाले जो कहते थे भी कि नहीं थे नहीं पता, जो कहते थे वो अब नहीं रह गए हैं, यह तय। इसी का नतीजा है जब राहुल गांधी ने यह घोषणा कर दी कि अब संसद से सड़क तक और सड़क से संसद तक कांग्रेस लड़ेगी और सबको न्याय दिलाएगी और उसके लिए एक विपक्ष की हैसियत से कड़ा मुकाबला करेगी। और कांग्रेस के साथ में डटकर खड़े हो गए उनके साथी जितने भी दल हैं। तो नतीजा यह हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार हिल गई। और हिलने का नतीजा यह हुआ कि 10 दिन में 4 पेपर यहीं कैंसिल कर दिए गए। बिहार में एक पेपर था जिसमें गड़बड़ी होते हुए उसको भी कैंसिल कर दिया गया। अब आप समझिए बार बार पेपर कैंसिल किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। जब पेपर ये कैंसिल किए जा रहे हैं तो सवाल उठता है कि आखिर आपने एक्शन क्या लिया? तो उस स्थिति में आनंद फानंद में जो एनटीए का डीजी है उसे जो है हटा दिया गया, बाध्य प्रतीक्षा कर दिया गया। उसके अलावा भी और कुछ स्टाफ हटाया गया है। तो यह हुआ, लेकिन मूल जो कल्प्रिट है, जो आरएसएस का व्यक्ति है, जो भाजपा का व्यक्ति है, जो चेयरमैन है एनटीए का, उसे नहीं हटाया है अभी तक। उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। हां, इतना जरूर हुआ कि कांग्रेस के डर के कारण सीबीआई को केस भेज दिया गया। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली और आज जब सीबीआई की टीम बिहार जांच करने पहुंची तो पीट दी गई। यही है, बिहार की बजाय बंगाल में पीटी जाती तो ममता बनर्जी के ऊपर न जाने क्या क्या हमले हो जाते। वहां नहीं पूछा जा रहा है नीतीश कुमार से कि साहब आप क्या कर रहे हैं, आपकी भाजपा की सरकार है, क्या कर रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस तरह से हो रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। उधर सबूत सारे दे दिए गए हैं, एनटीए को दे दिए गए हैं। और गुजरात में, गुजरात पुलिस कह चुकी है, गुजरात की और जांच एजेंसियां कह चुकी हैं कि एनटीए ही सहयोग नहीं कर रहा है जांच। इधर बिहार भी इसी तरीके से शिकायत कर रहा है, बिहार का जो जांच अधिकारी और भी जगह से जहां जहां भी आ रहा है वो यही आ रहा है कि सहयोग नहीं कर रहे। यानी किस चोर को आप बचाना चाहते? बहरहाल राहुल गांधी ने तो कमर कस ली। उन्होंने जब शुरू होने जा रहा है लोकसभा का सत्र, तो उस विशेष सत्र में पूरी तरीके से 10 दिन के सत्र में घेरने की प्लानिंग कर ली है कांग्रेस ने। और रोज नाकों चने चबवाने की पूरी प्लानिंग है कि कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बताया जाएगा कि अब आसान नहीं है आपका इस तरह से करना और चलाना। तो आप ये समझिए, इसलिए घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं इस समय? नरेंद्र मोदी रील बना रहे हैं कहीं कि रेलवे का कायाकल्प हो गया। ऐसा कायाकल्प हुआ कि रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं। सिर्फ 5 साल के भीतर 1 लाख लोग रेलवे में मरे, रेलवे के कारण मरे, रेलवे के हादसों में मरे 1 लाख लोग। आप सोचिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। रेल की दुर्घटनाएं होती हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कुछ नहीं करता। लेकिन चुनाव हारने की जिम्मेदारी लेने के लिए तमाम मीटिंगें होती हैं और वहां भाजपा के लोगों में जूतम पैजाक हो जाती है। कहीं एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, दूसरे तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, दूसरे और गंदे तरह के आरोप लग रहे हैं। तो आप समझिए, जब इस तरह के हो रहे हो, लड़कियों से लेके और सब चीजों के आरोप लग रहे हो, तो बड़ा चिंताजनक है कि भाजपा ये कर क्या रही। क्योंकि भाजपा की यही संस्कृति है और राहुल गांधी ने उनकी नस पकड़ ली है और अब वो भिनभिना रहे हैं
डर रहे हैं और उस डर में दिखाई दे रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नजर आ रही, नरेंद्र मोदी बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं। तो डरी हुई सरकार और दहाड़ता हुआ विपक्ष सामने है। जय